नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला था। अब चुनकर आए विधायकों ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगा दी। सुरेश खन्ना ने योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखा था। तो लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भव्य आयोजन, मंत्री बनने वाले विधायकों से आज मिल सकते हैं योगी आदित्यनाथ। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह शामिल होंगे। इसके साथ ही कई साधु संत भी इस समारोह के साक्षी बनेंगे, जो अब भी इकाना स्टेडियम के बाहर मौजूद इंतजार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का। और आज ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। आपको बता दें कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ये भव्य कार्यक्रम होगा, जहां तमाम तरह की तैयारियां की जा चुकी हैं, लोग मौजूद हैं। इसी के साथ यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी के लिए बैठने की अलग से व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पहुंचने वाले हर अतिथि के हाथ में एक विजिटिंग कार्ड होगा और इस कार्ड के आधार पर ही उनकी एंट्री होगी। आपको बता दें कि इस भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा भी शामिल होंगे और इसी के साथ कई साधु संत भी इस समारोह के साक्षी बनेंगे। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तैयारियां आप देख सकते हैं और इसके साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह लोगों के अंदर उत्साह है। कई लोग रात से ही यहां पर स्टेडियम के बाहर बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें योगी आदित्यनाथ के दर्शन हो जाए। बड़ी संख्या में यहां पर साधु संत भी पहुंचे हैं, दूर दूर से यहां पर आए हैं सभी लोग और इस समारोह में शिरकत करने के लिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। जब हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे, वहां पर भी जय श्री राम के नारे लगाए गए। तो वहीं हमारे संवाददाता ने जायजा लिया कि वहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ हालात हैं, देखिए। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के शपथ समारोह में शामिल होने वालों के हम दृश्य देखें तो आपको दिखाना चाहेंगे। ये लखनऊ एयरपोर्ट का नज़ारा है, जहां पे होर्डिंगों के माध्यम से सजाया गया है और गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तस्वीर लगाई गई है, होर्डिंग लगाई गई है बड़ी। अमित शाह की लगाई गई है, राजनाथ खुद जो यहाँ के सांसद हैं उनकी लगाई गई है, नितिन गडकरी जी हैं, नीतीश कुमार जो कि बिहार के सीएम हैं उनका है, हिमाचल के जो सीएम हैं उनका भी है और त्रिपुरा जैसे बड़े राज्यों से भी जो सीएम आ रहे हैं उनकी होल्डिंग लगा के एक स्वागत के लिए बड़ी तैयारी कर दी गई है। क्योंकि आज जो शपथ समारोह होना है उसमें कई राज्यों के सीएम आ रहे हैं और यही कारण है कि लखनऊ एयरपोर्ट को बाकायदे जितने भी सीएम आ रहे हैं, जो बड़े नेता आ रहे हैं दिल्ली से, उनको सबकी होल्डिंग लगा के एक स्वागत के लिए तैयारी की गई है। वीडियो दिल्ली संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, मनोज मिश्रा, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषण दिलीप यशवर्धन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मनोज, आपके पास आना चाहूंगी। मनोज, कहा यह जा रहा है कि आज जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर खास तौर पर योगी आदित्यनाथ ने खुद अखिलेश यादव से बातचीत की है फोन पर और उन्हें आमंत्रण भेजा है। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें बुलाया नहीं जाएगा और यदि बुलाया भी गया तो शायद ही वो पहुंचेंगे। ऐसे में क्या अब आने की संभावना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने खुद फोन पर उनसे बातचीत की है? दरअसल समय से पहले क्यास लगाना और उस पर बयान देना उचित नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का चाहे प्रदेश नेतृत्व हो या केंद्रीय नेतृत्व हो, सामाजिक जो एक वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन प्रचंड जीत दोबारा हुई है और ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए और 2024 के देश के चुनाव से संबंधित देखा जाए एक बहुत बड़े उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। हम लोगों ने भी अगर 2017 में स्मृति भवन यही आसियाना के पास में है, वहां शपथ ग्रहण देखा था, लेकिन इकाना स्टेडियम में जिस तरीके की व्यवस्था है, इंतजाम, या जिन लोगों को पूरे देश से बुलाया गया है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुलायम सिंह यादव जी हैं, मायावती को भी फोन किया गया है, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह जी को, तो मुझे लगता है कि जीत हार एक जनता तय करती है, लोकतंत्र है, लेकिन उसके बाद
जिसको जीत मिली, सम्मान मिला, उसको जिम्मेदारी काम की ज्यादा मिली, और जिसको हार मिली उसको भी जिम्मेदारी मिलती है कि जनता के मुद्दे उठाए और सद्भाव बना रहे। इस बात पे योगी जी ने सच में ये बड़ा काम किया कि उन्होंने सभी प्रमुख नेताओं को फोन किया और बुलाया कि आप आइए, ये शपथ ग्रहण है सरकार का, और सरकार 2 की शुरुआत आज से होने जा रही है। तो जब चीजों की शुरुआत आप इस तरीके से करते हैं, और हम लोगों ने अक्सर कई बार लगभग विगत 25 या 27 सालों से विधानसभा में ये कल्चर देखा हुआ है कि सारे बिल, बजट, बहस और सारे मुद्दों के बावजूद में नेता पक्ष और नेता प्रतिपक्ष एक अच्छे माहौल में रहते हैं। और अब चूंकि अखिलेश जी लोकसभा से, संसद से त्यागपत्र दे चुके हैं और अपनी पार्टी के प्रमुख हैं, तो अक्सर ये देखा गया है कि अगर नेता विपक्ष प्रतिपक्ष का वो की भूमिका निभाते हैं, तो अब विधानसभा में भी मुझे लगता है योगी जी और अखिलेश जी को लगातार देखने का मौका हमको और आपको मिलेगा। लेकिन ये कदम अच्छा रहा और इससे अच्छा संदेश जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, दिलीप जी के पास आना चाहूंगी कि चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषण हैं तो आप बहुत अच्छे से इस बात को बता पाएंगे। दिलीप जी, वाद विवाद अक्सर चलता रहता है, जब भी चुनाव का दौर आता है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी जाहिर सी बात है कि लगते हैं, लेकिन आखिर अखिलेश यादव को इतनी नाराजगी क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बोला, उनके शब्दों में, उनके हाव भाव में साफ तौर पर नाराजगी देखी जा रही थी, इसके पीछे की वजह क्या है? मोनिका जी, नाराजगी का पहला कारण तो ये है कि अखिलेश यादव जी को बहुत उम्मीद थी कि इस बार उनकी सरकार बनेगी, शपथ ग्रहण वो करेंगे। तो जब उम्मीदों पे पानी फिरता है तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, अखिलेश जी इंसान है, होंगे मुख्यमंत्री रहे हैं या पार्टी के मुखिया है वो अलग बात है, लेकिन एक इंसान है और हर इंसान को नाकामी पे डिप्रेशन या मायूसी होती है, तो अखिलेश जी को भी होना स्वाभाविक है, वो इंसानी नेचर होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये स्टेप अच्छा है। और देखिए, यहाँ पर अखिलेश जी को भी और योगी जी को भी एक बात समझने की जरूरत है कि ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म होती है। सरकार बनाने की पावर जनता के पास है। जनता ने अपनी पावर इस बार योगी जी को डेलीगेट करी, कभी उन्होंने अखिलेश जी को डेलीगेट करी थी। तो डेलीगेशन ऑफ पावर है, डेलीगेशन ऑफ पावर टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। योगी जी के पास भी परमानेंट नहीं है, अखिलेश जी के पास भी परमानेंट नहीं रही है, कल पलटेगी, हो सकता है फिर अखिलेश जी को मिल जाए। तो डेलीगेशन ऑफ पावर जब जनता से आ रही है तो जिसको मिली है उसको भी स्वीकारना है, उसको तो स्वीकारना ही है, और जिसको नहीं मिली है उसको भी सहज स्वीकार करना चाहिए कि इस बार जनता ने जिसको कुर्सी पे बैठाया है तो कुछ अच्छा सोच के बैठाया है, प्रदेश को चलाना है। और इस डेमोक्रेसी में सत्ता और विपक्ष दोनों का बराबर का रोल होता है। 2 पहिए कहे जाते हैं डेमोक्रेसी के, और दोनों पहियों को साथ चलना होता है और दोनों पहियों का रोल अहम होता है, जबकि विपक्ष का रोल ज्यादा अहम होता है। क्योंकि सरकार के पास तो पावर होती है, सरकार मनमानी करती है, सही वो सरकार कई बार गलत करती है, जो सरकार को करना चाहिए वो नहीं कर पाती है। और ये सारी चीजें देखने का काम, वॉच डॉग का रोल जो होता है वो विपक्ष के पास ही होता है। तो ये जो आज कार्यक्रम मैं आपके पास तुरंत पहुंचूंगी। सबसे पहले मैं बीजेपी कार्यालय से हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ मौजूद है, राघवेंद्र का रुख कर लूं। राघवेंद्र, जानना चाहेंगे कि वहां पर फिलहाल कितने लोग पहुंचने लगे हैं, और इसी के साथ जो कार्ड मिल रहा है, एंट्री कार्ड, उसमें कब से कब तक का समय निर्धारित किया गया है? बिल्कुल, देखिए लगातार यहाँ पर बीजेपी के लोगों का जमावड़ा शुरू हो चुका है और लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इनके सबके गले में कार्ड है, हम अभी समझने की कोशिश करेंगे, उनसे बात भी करेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि यहाँ की तस्वीरों को हम सीधे दिखाएं। हम अपने सहयोगी रजा से कहेंगे कि सीधे भाजपा कार्यालय की उन तस्वीरों को दिखाएं जिसमें सीधे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? मैं करनाल से आया हूँ, हरियाणा से आज आए हैं मुख्यमंत्री जी के शपथ समारोह में। किस तरह से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को? मैंने 2 महीने बिजनौर जिला के अंदर बड़ापुर विधानसभा 19 नंबर 19, तो उसमें अब हम चुनाव वहां से जीते हैं 15,000 वोट से। कुंवर सुशांत जी वहां से चुनाव जीते हैं, सर्वेश जी के सुपुत्र। और मेरे को यहाँ के लिए निमंत्रण दिया गया है, तो उससे ज्यादा और बड़ी खुशी की कोई बात हो नहीं सकती। तो योगी जी ने जो कंट्रोल किया है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभाला है, ये हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहा। और आगे भी इसी प्रकार से जो गुंडे यूपी के अंदर। कार्ड आपको मिला होगा, कब से कब तक बताया गया आपको? पहुंचने का समय कब बताया गया है? ये होटल से जो गाड़ी चलेगी, वेलकम होटल में मेरे को कमरा दिया गया है, अभी मैं वहां पहुंचा नहीं हूं।
अभी जाके वहां पे फ्रेश होकर और उसके बाद 1 बजे गाड़ी आएगी, वो लेके जाएगी। एक एक कार्यकर्ता के ऊपर, जो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता है उनको की जिम्मेवारी दी गई है। हर शर्मा जी को मेरे साथ लगाया गया है, वो जो पूरी स्थिति यहाँ के मेरे को लेके जाएंगे, छोड़ेंगे, ब्रेकफास्ट कराएंगे, सब कुछ कमाल का। बिल्कुल, लोग जो है आपसे पूछेंगे भाई साहब, आप कमल का जो है झंडा पहने हुए, क्या कहेंगे, किस तरह से उत्साह है? उत्साह बहुत है, 2 महीने से इंतजार था ऐसे इस दिन के लिए। इंतजार कर रहे थे आज के दिन, इंतजार कर रहे थे आज के दिन का। आज बहुत खुशी। कार्ड आपका टंगा हुआ है, आज आप पिकाना स्टेडियम में उस वक्त पहुंचेंगे जब मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। कितने बजे आपको पहुंचने के लिए बोला गया? 1 बजे एंट्री है इसमें, 1 बजे एंट्री है और 4 बजे शपथ रहेगी। ठीक वीरेंद्र, आपके पास पहुंचेंगे। मैं दिलीप जी का रुख करना चाहूंगी। दिलीप जी, जैसा कि आपने बताया कि जब भी हम किसी भी चीज की उम्मीद लगाए बैठते हैं और वो उम्मीद टूट जाती है तो जाहिर सी बात है तकलीफ होती है, और अखिलेश यादव को यही तकलीफ हो रही है। लेकिन यदि इसके पहले नजर डालें तो इससे पहले भी जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों पहुंचे थे, और तब भी अखिलेश यादव ने दावा किया था कि सरकार तो हमारी ही बनेगी। तो इस बार इतनी टीस क्यों? इस बार टीस इसलिए है कि इस बार उम्मीदें ज्यादा थी और रिजल्ट आने तक की स्थिति में उनको ये उम्मीद थी कि सरकार हमारी ही बनेगी, और सरकार कैसे बनेगी, किसको मंत्रालय दिया जाएगा, किसको कहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग करी जाएगी, ये सारी तैयारियां अखिलेश जी के खेमे में होने लगी। 1 हफ्ते पहले से सारी तैयारियां चलने लगी थी, किसको कहाँ अपॉइंट करना है, किसको कहाँ से हटाना है, किसको कहाँ भेजना है, किसको कौन सा मंत्रालय देना है। तो जब इस हद तक तैयारियां शुरू हो जाए और कॉन्फिडेंस इस हद तक बढ़ जाए तो वो टूटने पर आदमी को दुख होता है। तो अखिलेश जी को दुख होना स्वाभाविक है, और अब 10 साल वो सत्ता से दूर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि अखिलेश जी की जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश में, तो 5 साल पहले सत्ता से बाहर रहे, अब 5 साल फिर बाहर रहेंगे। 10 साल का स्पैन एक लंबा स्पैन होता है, और आजकल राजनीति का मतलब सिर्फ सत्ता रह गया, जबकि राजनीति का मतलब सिर्फ सत्ता नहीं होता है। राजनीति का मतलब सत्ता और विपक्ष दोनों होता है। लेकिन विपक्ष में बैठ करके कोई अपनी भूमिका निभाने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि राजनीति का मतलब अब पावर हो गया, और आदमी सिर्फ पावर एंजॉय करने के लिए राजनीति में जाना चाहता है। तो वो पावर नहीं मिलने से आदमी को खींच होती है कि मैं पावर में नहीं हूं। अगर जनता की सेवा करनी है, देश और प्रदेश की सेवा करनी है, आपको डेमोक्रेसी का वास्तविक धर्म निभाना है, तो आप विपक्ष में भी बैठे हैं तो आप उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं सरकार के प्रति जितना सरकार होती है। बिल्कुल दिलीप जी, आपने बहुत सही बात कही है कि एक अगर आपको लोकतंत्र मजबूत चाहिए तो उसमें न सिर्फ सरकार बल्कि विपक्ष का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। मनोज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब नई टीम योगी की कैसी होगी? देखिए, दरअसल 2019 सरकार टू दिल्ली हम लोगों ने देखा, उसका मंत्रिमंडल विस्तार देखा, और उसके बाद जब पुनः कुछ मंत्री बढ़ाए गए तो वो एक स्वरूप था कि भविष्य में हमको सरकार कैसे चलानी है पूरे देश में। बहुत बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश में सरकार की पुनरावृत्ति करना, और 37 साल बाद एक इतिहास बना। तो 2017 में जो मैंडेट मिला था या मिला, उसमें कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व या मोदी जी या बाकी पूरे संगठन का था। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि चुनाव से पहले योगी जी का चेहरा तय था। योगी जी मुख्यमंत्री रहते हुए दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 2024 की का जिक्र किए बिना ये बात खत्म इसलिए नहीं होती क्योंकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश से, 14 में 73, फिर 19 में 64। तो मंत्रिमंडल का के विस्तार में चाहे क्षेत्र की बात कर ले, चाहे महिलाओं की बात कर ले, चाहे हम उत्तर प्रदेश अगर 3 भागों में बांटे, जैसे चुनाव में बांटा गया, चुनाव जरूर 7 चरण में थे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध और बुंदेलखंड और पूर्वांचल, तो उसमें कौन कौन बड़े मंडल भी हैं। आप आगरा की बात कर लीजिए, प्रयागराज की बात कर लीजिए, बनारस और गोरखपुर बात कर लीजिए, बरेली की बात कर लीजिए, तो इन सब का समावेश होगा। लेकिन ये जरूर देखा जाएगा कि लोकसभा सीट को जिताने में अगर किसी को नेतृत्व जिम्मेदारी की बात है, विधायक अपने आप में एक बड़ा पद होता है मुखिया जी, लेकिन जब वो मंत्री बनता है तो उस पर सरकार और शासन से जुड़ी जिम्मेदारियों को लेकर के, काम को लेकर, कार्यकर्ताओं का लगाव जुड़ाव को लेकर, तो एक मैनेजमेंट होता पूरी तरीके से मंत्रिमंडल को तय करने का और चुने जाने का। देश के गृह मंत्री और रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री उनके सहायक पर्यवेक्षक के रूप में लगातार यहाँ रहे, और सब चीजों पर चर्चा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी शासन और संगठन दोनों का वैचारिक मेल, जातिगत ढांचा, या ये कह लीजिए कि अभी इसके बाद संगठन में बड़े फेर बदलाव होंगे। कारण ये कि बहुत सारे लोग संगठन से सरकार में और सरकार से संगठन में जाएंगे। एक जो बड़ी बात है, स्पेस है। 11 विधायक ऐसे हैं या मंत्री थे जो चुन के नहीं आए हैं,
कोरोना आपदा में 2 मंत्री इनके गुजर गए, तो लगभग 17 लोगों का स्पेस पुराने मंत्रिमंडल से नए मंत्रिमंडल में ऐसे ही बचा हुआ है जो इन नए लोगों को जगह दे सकते हैं, जो इनके सहयोगी हैं, चाहे वो अपना दल की बात कर लें, निषाद पार्टी की बात करते हैं, और पुराने मंत्रियों के कार्य को देखेंगे, उनकी वरिष्ठता देखेंगे, लगातार जीतने का रिकॉर्ड देखेंगे, और भविष्य में वो 5 साल और 2 साल बाद लगभग जो चुनौती 2024 की है उसमें कौन कितनी मदद कर सकता है। मुझे लगता है इन सब का एक समन्वय पैकेज होगा। शाम को 4 बजे का मंत्रिमंडल विस्तार, तो उसकी चर्चाएं भी हैं। और मुझे लगता है चूंकि कल शाम को देर रात तक मैंने देखा था आपके चैनल के काफी प्रतिनिधि और सभी रात भर जगह हैं, अभी भी क्याना स्टेडियम से लेकर गवर्नर हाउस से लेकर के भाजपा कार्यालय तक सब लोग लगे हुए हैं। तो लेकिन ये एक परंपरा होती है, गवर्नर हाउस से लोगों को फोन जाता है, फिर लोग आते हैं, तो इन सबका मिला जुला असर होगा मंत्रिमंडल विस्तार पर या मोदी कैबिनेट का, योगी कैबिनेट का। जी दिलीप जी से सवाल लेना चाहूंगी। दिलीप जी, जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और जिस तरीके से योगी पर लोगों ने भरोसा जताया कि आने वाले वक्त में भी जो विपक्ष है उसके लिए यहाँ पर चुनौतियां और भी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का विश्वास है और जहां जाओ वहां पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लोग उन्हें बहुत समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में क्या अब विपक्षी पार्टियां, जैसे कि अब आज इस बार प्रियंका गांधी आई और साथ ही अखिलेश यादव जो काफी अच्छी सीट लेकर आए, इनके लिए अब आने वाले वक्त में और ज्यादा चुनौतियां होंगी? चुनौतियां भी होंगी और जिम्मेदारी भी, दोनों बातें हैं। या इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक मौका भी है, अपॉर्चुनिटी भी है कि आप इस बार विपक्ष, मजबूत विपक्ष है और इस बार आपको विधानसभा में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए ताकत ज्यादा है आपके पास। सरकार की नाकामियों का या सरकार की जनता के प्रति पूर्ण जिम्मेदारी ना निभाने की जो चीजें हैं उनको आप अच्छे तरीके से उजागर कर सकते हैं। तो आने वाले 5 साल आपके लिए एक मौके की तरह है कि इस बार आप सत्ता में नहीं बैठ पाए हैं, तो अगली बार 27 में सत्ता में बैठने की तैयारी आप आज से ही करना शुरू करेंगे, तो 27 में हो सकता है जनता आपको दोबारा मौका दे दे। लेकिन राजनीति अगर 27 के 6 महीने पहले शुरू होगी तो फिर हो सकता है 27 में इनको मौका ना। तो अगर ये 5 साल वाकई में राजनीति जो जनता के प्रति जिम्मेदारी की राजनीति होती है, जो जनता के प्रति सेवा भाव की राजनीति होती है, जो वाकई में लोकतांत्रिक पॉलिटिक्स है, अगर ये लोकतांत्रिक पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो इनको पॉलिटिक्स कल से शुरू करनी पड़ेगी अपनी, और 5 साल पूरी करनी पड़ेगी। तो 27 में हो सकता है जनता विश्वास यहां से उठा करके वापस वहां दे। मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं दिलीप जी की बात पे इसलिए कहना चाह रहा था। दिलीप जी दरअसल बदली परिस्थिति में ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से अच्छी सरकार लगातार पूरे देश में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी चलाने की कोशिश कर रही है, जब ये विपक्ष में होती थी तो हम लोगों ने देखा था कि पेट्रोल, गैस और किसी भी चीजों पर सारे नेता, राजनाथ सिंह से लेकर स्मृति ईरानी से लेकर के अमित शाह से लेकर सब सड़क पे उतर गए थे, क्या चोरी, क्या गैस, क्या चीजों पर। लेकिन जब मजबूत विपक्ष होता है तभी सरकारें नियंत्रण में भी रहती है और अच्छा काम करती हैं, कहीं न कहीं जवाबदेही सबकी जनता के प्रति होती है। लेकिन चाहे केंद्र का विपक्ष हो, चाहे उन अन्य राज्यों का विपक्ष हो जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो वेटिंग में रहता है और वेटिंग इंतजार इस बात का करता है कि चुनाव के 6 महीने पहले हम जाएंगे और वो 4.5 साल ना तो सदन में ना सदन के बाहर, और यही वजह है कि वो शून्य की तरफ जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं और अच्छी बात नहीं। इस बार अखिलेश जी को 47 सीटों के बजाय गठबंधन के साथ 125 या इंडिविजुअल 112 मिला है, और अगर वो नेता पद का पद लेते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे दिलीप जी कह रहे थे कि बातें जनता की होंगी, काम जनता को होगा, और योगी जी के लिए मनमानी कह सकती है, कोई और भी जिक्र कर ले, क्योंकि जब सरकारें पूर्ण बहुमत की होती, जब सरकारों पर कोई अंकुश नहीं होता है। बिल्कुल ठीक बात कही कि जब भी सरकार में मजबूती चाहिए तो आपको न सिर्फ चुनाव के वक्त बल्कि हर वक्त आपको जनता के बीच रहना होगा, और ये बहुत जरूरी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मनोज जी। दिलीप जी, आपका भी बहुत